हेलो नमस्कार आप सभी को। जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस माइंड्स पे। आप सभी को पता है भाइयों की इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके PYQ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, PYQs कराए जा रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से साइंस के कुछ सवालों को जो कि 23/12/2022 को पूछा गया था। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है इस 23/12/2022 के एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, तो जरूर लाइक करते जाएं। और यदि लगता है कि कुछ और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में उसे भी आप जरूर बताएं हमें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सहजीविता क्या होता है, राइट। सहजीविता क्या होता है? तो सहजीविता का अर्थ होता है जब कोई दो जीव परस्पर एक दूसरे पे निर्भर रहते हुए, है ना, जीवन जीते हैं, तो वो जीवन क्या कहलाता है? सहजीवन या सहजीविता कहलाती है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे शैवाल और कवक के बारे में। किसके बारे में? शैवाल और कवक। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए क्या होता है। तो शैवाल की बात यदि किया जाए तो शैवाल क्या होता है बच्चे? शैवाल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि ये ऑटोट्रॉप्स में आता है। और यदि कवक की बात करें तो कवक क्या होता है? ये विषमपोषी जीव होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर है ना? तो ये जो शैवाल है ये भोजन बनाता है, उसी भोजन को अवशोषित कौन करता है? कवक करता है। यानी इसी के भोजन का उपयोग जो है वो कवक कर रहा होता है। तो कवक क्या करता है इसके लिए? कवक जो है वो मिनरल्स और वाटर को, यानी कि पानी और खनिज पदार्थ का अवशोषण करके अवशोषण में शैवाल का मदद करता है। साथ ही साथ ये जो कवक है ना वो शैवाल को प्रोटेक्ट भी करता है। और दूसरी बात, एक बात अच्छे से जान लीजिए, इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। और कवक को सम्मिलित रूप से ही कहते हैं हम क्या? लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल बच्चे, शैवाल और कवक के मध्य जो सहजीविता होती है वो सहजीविता कहलाती है क्या? लाइकेन कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइकेन कहलाती है बच्चे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ऑप्टिकल सिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑप्टिकल सिस्टम। देखिए बच्चे, ये इंटर लेवल का एग्जाम है तो इसमें मत सोचिए क्लास 10 तक का, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है, क्लास 10 के भी सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन 12 तक भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहीं पे बात कर रहा है किसका? ऑप्टिकल सिस्टम का। तो ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में आपने क्लास 12 में, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। तो वहां पे आपने देखा होगा एक लॉ जिसके अनुसार ये कार्य करती है, और वो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में कहते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में बेटा क्या कहेंगे इसे? TIR। क्या कहेंगे? TIR। इसके माध्यम से क्या होता है कि सिग्नल्स को बिना एनर्जी लॉस के एक जगह से दूसरे जगह आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और कम समय भी लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपसे है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता मतलब क्या? रेजिस्टिविटी की इकाई पूछ रहा है आपसे। रेजिस्टिविटी की इकाई यानी कि यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला मिलता है बेटा। आपको क्या मिलता है? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या मिलता है भाई? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इस रो का यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। ये रेजिस्टिविटी, ये है ना रेजिस्टिविटी, और ये क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल भी कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? RA/L। यहां से ए को लेंगे। अब यूनिट यदि पुट करें तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का बच्चे मीटर। यहां से कटा क्या मिला भाई? ओम और मीटर।
तो इसका जो रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता, इसकी इकाई क्या हो जाएगा भाई, ओम मीटर। क्या हो जाना है, ओम मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। देखिए यूनिट से संबंधित बहुत सारे सवाल जो है ना एग्जाम में आने हैं। तो आप क्या करिए, क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर होता है, यदि बुक मिले तो बुक से देख लीजिए, कोई भी बुक, या फिर ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, है ना। वहां से जितने भी यूनिट से संबंधित जो भी चीजें हैं आप उसे डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा लर्न कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसके अकॉर्डिंग उसे याद भी कर लीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीटा क्षय परिणाम है, बीटा डीके परिणाम है। तो बीटा डीके परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा क्षय परिणाम में क्या होता है बच्चे, बीटा क्षय परिणाम में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी चेंज होता है। और ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिस कारण क्या इसे आप किस श्रेणी में रखेंगे, हम इसे दुर्बल नाभिकीय बल का। क्लियर है। अब ऊपर में प्रबल नाभिकीय बल क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है ना। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्लियर बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा। चलिए यदि थोड़ा सा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो एक सर्कुलर है ना, वृत्ताकार चक्ति मतलब सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा है, और जड़त्व आघूर्ण मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपसे, ये व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर के अलोंग क्या होगा, डायमीटर के अलोंग क्या होगा। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। जैसे एक सर्कुलर डिस्क हमने ले लिया, तो इसके लिए बच्चे हम आपसे एक बात याद रखने को बोलेंगे, और वो बात है कि इसके एक्सिस से होकर जो लाइन जाता है इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। यहाँ पे विशेष हम लंबे में बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करके निकलना होता है। तो एक बात आप याद रख लो, विशेष जानकारी के लिए आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में इसे समझा रहे होंगे, है ना। वैसे 11th क्लास 11th का है, रोटेशनल मोशन से है। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। क्या होता है, mr²/2। और आपसे पूछ रहा है कहां पे, आपसे पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है भाई कि इस डायमीटर के अलोंग क्या होगा, इस डायमीटर के अलोंग क्या होगा। तो जब आपने क्लास 11th का रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा भाई, तो वहां पे आपने एक बात पढ़ी होगी, दो नियम पढ़े होंगे, दो लॉ पढ़े होंगे, दो प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने। एक को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरे को क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वही यहां पे हमें अप्लाई करना है। अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस हमें पता है इतना होता है भाई, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअली इस पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इस लाइन को ड्रॉ करने से हम क्या मिल जाएगा, हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, आई एक्स है, और ये क्या है, आई वाई है। क्या है, आई वाई। तो यहां पे हम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आई एक्स, आई वाई और आई जेड, यानी आप देख लो ऐसे, ये एक्स है तो ये वाई होगा, ये क्या होगा, जेड। ये तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा लॉ लगाना चाहिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि भैया जो आपको फाइंड करना है ना, जो मान लो कि यहाँ पे हम जेड हम ले लेते हैं, तो वो किसी दो के सम के बराबर होगा। ये आई एक्स और आई वाई के बराबर होगा। तो हमने आई एक्स और आई वाई को क्यों रखा है बच्चे, तो आप देखोगे ये आई एक्स और आई वाई जो है, ये दोनों ही भाई आप देखोगे इस सर्कुलर, ये जो सर्कुलर डिस्क है उसी पे है ना। और ये कैसे, ये बाहर क्यों ऐसे है, परपेंडिकुलर में। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई एक्स बराबर आई वाई है, तो क्या इसे आप 2ix लिख सकते हो क्या, और किसके बराबर होगा, आई जेड। तो क्या यहां से आई एक्स निकालना चाहें तो क्या हम आई जेड बाई 2 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और आई जेड का वैल्यू कितना गिवन है बच्चे, अब बोलेंगे सर mr²/2, और इसका कितना करना है, आधा करना है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा mr²/4। क्या मिलेगा, mr²/4। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। ये जो होगा इसके कहां पे होगा, ये
परपेंडिकुलर एक्सिस पे, है ना, एक ऐसा पॉइंट जो उसके सेंटर से पास हो रहा हो, वो क्या उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, उस केस पे आप आंसर क्या लोगे, mr²/4 क्या मिल जाएगा, mr²/4। चलिए क्लियर है, हो गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास है, यानी इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ देखिए, ये तो क्लास 10 में ही है, मिल जाएगा आपको, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये क्या है, C2H6, देखिए 2 कार्बन है और कितने 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब आपको क्या देखना है, आणविक सूत्र में, अच्छा ऑप्शन देखना है ना भाई। चलिए 6 संयोजक बंध, संयोजक बंध मतलब क्या होता है, सहसंयोजक बंध मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करना है, गिन लो भाई कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सारे तो कोवैलेंट बॉन्ड ही है, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7, तो टोटल क्या होगा 7 सहसंयोजक बंध, यानी कि 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। कितने होंगे, 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। क्लियर है। ऐसे किसी का भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो सकता है। बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं देगा, छोटा छोटा फॉर्मूला देना है, और बड़ा भी देगा तो आप मेहनत करो, है ना, जॉब लेनी है तो उतनी तो मेहनत करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह है, यानी ये डिजीज से रिलेटेड है। एक हम वीडियो लाएंगे आपके लिए जो डिजीज वाला होगा, जितने भी प्रकार, चाहे वो वायरल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो, फंगल डिजीज हो, है ना, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हो, या नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग हो, या फिर आप कह लीजिए अनुवांशिक रोग हो, इन सभी को हम एक वीडियो में रखेंगे थ्रू द ट्रिक, है ना, ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही प्यारा सा वीडियो होगा, कुछ छोटे से समय में, है ना, बहुत कम समय का रहेगा, लेकिन बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। ये सवाल है स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी यानी कि नर्वस, है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और यहाँ पे ऑप्शंस को यदि देखा जाए तो ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हड्डी से संबंधित है, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि संबंधित है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, है ना। गाउट मतलब क्या होता है, गाउट मतलब क्या होता है, गठिया होता है। क्या होता है, गठिया। गठिया कब होता है भाई, जब जोड़ों में, कहा जोड़ों में, कहीं पे भी जोड़ों में, अंगुली के बीच में, कहीं पे भी क्या जमा हो जाता है, यूरिक एसिड। क्या हो जाता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्रिस्टल बना लेते, बहुत ही खतरनाक होता है, बड़ा असहनीय दर्द होता है इसमें, है ना। ये हो गया गाउट। यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें अस्थि सुशीलता, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी कमजोर हो जाना, हड्डी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, अस्थि सुशीलता, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। थर्ड जो ऑप्शन है बच्चे आपका क्या है, अपतानिका। अपतानिका मतलब क्या होता है, टिटेनी। क्या होता है, टिटेनी। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है ना। ये किससे रिलेटेड डिजीज है, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ये मसल सूत क्या करता है, संकुचित हो जाता है ये। और जो चौथा ऑप्शन है ये होगा आपका इस सवाल का सही आंसर, जो है माइअस्थेनिया ग्रेविस। क्या होगा, माइअस्थेनिया ग्रेविस। क्लियर है। तो ये क्या होता है, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि इस डिजीज में क्या होता है, आपका थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियों का पक्षाघात, ये सारी चीजें होती है। क्लियर है। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल किस यंत्र से मापेंगे बताइए, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। हाँ वोल्टमीटर देख लेना, है ना। वैसे पोटेंशियोमीटर भी तो पोटेंशियल मेजरमेंट करता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, वोल्टमीटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वोल्टमीटर हो जाएगा। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, आपको पता है ना। ये कैसा जोड़ा जाता है, सीरीज में पैरेलली जोड़ा जाता है। सीरीज के पैरेलल में ऐड करते हैं किसको, वोल्टमीटर को। आर्मीटर को कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। बहुत बेहतरीन सवाल। लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है बच्चे आपसे, किसके बारे में पूछा जा रहा है, लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। तो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है, 2, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्टेरियो में फिर 2 मिलेगा आपको, क्या क्या, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक। तो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है, यदि उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, क्या होता है, CH3C।
COOH, और आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमने H लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया OH, क्या हो गया OH। यदि इसके सामने मिरर रखेंगे ना तो ये ऐसे ही सेम, इसका ये चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ ये क्या होगा जैसे आप इसका मिरर इमेज देखोगे तो क्या होगा, ये वाला जो बाद में ये पहले आ जाएगा, बोलेंगे सर COOH, फिर क्या होगा CH3, ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्या है ना OH। ये किस प्रकार का समावेता, किस प्रकार का आइसोमेरिज्म को दर्शाता है, तो आप देखेंगे सर ये प्रकाशिक समावेता को दर्शाता है भाई, है ना। ये क्या होगा, प्रकाशिक समावेता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द अन्यों से संबंधित नहीं रखता है, तो ये जीएस का सवाल है, साइंस में रीजनिंग में भी आ सकता है ना। तो क्या आंसर हो सकता है बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, अमाशय। क्या होगा, अमाशय। क्यों, माधमनी, यकृत और हृदय जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, और अमाशय क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यकृत से भी निकलता है ना बाइल, लेकिन वो मेनली जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन हिस्सा माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अमाशय। ऐसे सवाल आ सकते हैं इनमें से किसका जो अलग डिफरेंट वाला पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बच्चे। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। कैल्शियम कार्बाइड फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो ये सवाल नहीं बनेगा। आप कितना भी चालो साइंस में, जब तक आप बढ़िया से स्टडी नहीं करोगे संभव ही नहीं कि क्वेश्चंस आपके हाथ में आए, है ना। कोशिश करिए, यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं, ISC वगैरह करके रखे हैं, तो आप क्या करिए कि 11th-12th को थोड़ा सा, है ना, ऊपर से ही एक बार रिकॉल करते हुए चले जाना एग्जाम में। क्लियर है। ये आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के आबंध हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2, है ना, CaC2। यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम को किस कैटेगरी में रखते हैं, मेटल के कैटेगरी में रखते हैं, और कार्बन क्या होगा, नॉन मेटल। और कार्बन और कैल्शियम है यानी कि मेटल और नॉन मेटल है, तो ये जो कंपाउंड होगा इसे आप आयोनिक कंपाउंड कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन क्या है, दोनों ही नॉन मेटल है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, ये कितना बॉन्ड बनेगा, इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कैल्शियम के साथ कैसा ये रिलेट करता है। यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन का वैलेंसी 4, 2 कार्बन का कितना हो जाना है 8, और कैल्शियम का कितना हो जाना है 2, यानी ये 2 इसको दे सकता है। तो बचा हुआ कितना, 8 में से 6, देखिए ध्यान से देखा जाए तो 8 हुआ ना, 2 शेयर कर लेगा, बचा कितना 6, यानी 2 तो आयोनिक में चला गया, और 6 जो होगा वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आपको पता है बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 3, और इसके साथ क्या होगा, कैल्शियम, क्या होगा, कैल्शियम। यानी ये जो कैल्शियम होगा ये कार्बन के साथ S से फॉर्म हो रहा होगा, है ना। यानी कार्बन और कार्बन के बीच यदि बात किया जाए तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। कितना बॉन्ड देखने को मिलेगा, 3 बॉन्ड। और पता है बच्चे इस ट्रिपल बॉन्ड में आपसे पूछा जा रहा है कितना सिग्मा कितना पाई होगा, तो आपको पता है कि पहला जो होता है वो सिग्मा होता है, बाद बाकी कितने होंगे, यदि बॉन्ड है डबल और ट्रिपल तो बाद बाकी वाले कितने होंगे, दोनों ही होते हैं पाई, है ना। यानी कि यदि एक है तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 1 पाई, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या कहोगे सर 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, है ना, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करेंगे। तो भोजन के रूप में करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे अधिक न्यूट्रिएंट पाया जाएगा। यदि इसमें कैलोरेला की बात किया जाए, हम इसी की सी बात भी करेंगे आपसे यहाँ पे, तो इसमें 40% अप्रॉक्स पाया जाता है प्रोटीन, 20% अप्रॉक्स पाया जाता है क्या, फैट, और लगभग 20% पाया जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट की तुलना में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैलोरेला एक शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि बहुत ही अधिक इसमें क्या पाया जा रहा है, पोषक तत्व पाया जा रहा है ना। कैलोरेला का एक और उपयोग होता है अंतरिक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, है ना। ये कैलोरेला एक ऐसा शैवाल है जो प्रकाश की उपस्थिति में
फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। क्लियर है? चलिए बिना देर के आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कवक का, फंगस का, फंगी का, फंजाई का। तो देखिए क्या ऑप्शन, अच्छा हाँ ऑप्शन नंबर डी है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्लियर है? इसी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेड के साथ साथ शराब बनाने में भी किया जाता है, इसे हिंदी में खमीर भी कहा जाता है ना। तो इसे शराब का खमीर या ब्रेड का खमीर भी कहते हैं, किसको? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशग्राही कोशिकाएं जो शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है, शलाका मतलब क्या होगा? सिलिंड्रिकल सेल, और शंकु मतलब क्या हो जाना है? कोन शेप सेल। ये जो सिलिंड्रिकल सेल और या कोनिकल सेल होता है हमारे आंखों में, कहां पाया जाता है? रेटिना में। कहां पाया जाता है? रेटिना में। बहुत ही आसान सा सवाल, क्लास 10 के बुक में भी, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा कि जो शंकुआकार या बेलनाकार को यहाँ पे लिखा गया है शलाका में, और शंकुआकार तो शंकु ही है ना। ये सेल कहाँ उपस्थित होता है? ये रेटिना में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? रेटिना में। इसका काम क्या है? तो जो शलाकाएं हैं यानी जो सिलिंड्रिकल शेप सेल होते हैं, वो प्रकाश की इंटेंसिटी को बताता है ना, और जो शंकुआकार होता है ये क्या बताता है? कलर को। इसी शंकुआकार कह सकते हो कि कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? मनुष्यों में वर्णांधता, यानी जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं ना, वो पाया जाता है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटिल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, कॉटिल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। बच्चे बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है, जो धुआं निकलता है इसमें बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, तो क्या होता है धुआं से कार्बन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट, इस डिवाइस का यूज किया जाता है। क्या कहता है कि चिमनी के ऊपर जो होता है ना, एक प्लेट लटका दिया जाता है जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होता है, और जो कार्बन पार्टिकल्स होता है उसके पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कार्बन पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं और प्लेट में क्या है? पॉजिटिव। तो जब वो कार्बन पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कार्बन पार्टिकल्स उस लोहे के प्लेट में चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए, धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चे। निम्नलिखित में से ZeF4 की सही ज्यामिति तथा संकरण अवस्था कौन सी है? ZeF4, तो पहले क्या करते हैं, पहले क्या पूछा जा रहा है? ज्यामिति, अच्छा अवस्था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये रखा, कितने? 4। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस प्रकार का बनता है। तो ये कौन से ज्यामिति होगी? त्रिकोण अष्टफलकीय नहीं है। क्या आपको दिख रहा है? वर्ग समतलीय, तो ये हो जाना है। अब हमें निकालना है क्या इसका? संकरण। क्या निकालना है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो, इसका निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीका आपने पढ़ा होगा। जो मुझे लगता है कि सही तरीका है वो ये देख लो। जैसे कि ये जनन की बात किया जाए तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो बोलेंगे सर 8। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हैं? 4, और हर एक के पास कितना होता है? 7। तो 7 × 4 को कितना मिल जाएगा? 28। 28 और 8 को ऐड करें कितना मिलेगा? 36। यानी ये नंबर क्या हो गया? टोटल 36। ठीक है, यदि ये 36 8 से बड़ा है तो सबसे पहले से 8 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 टाइम्स में हो जाना है 32, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अभी 4 क्या है? 8 से कम है तो इसे 2 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 2 से। तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा 4, कट गया। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। आपने पढ़ा होगा जब 2 बचेगा तो हम क्या लिखेंगे? बताइए, 2 3 4 5 ऐसे बचता है, तो आप कैसे उसको डिनोट करते हो? क्या लिखते हो? यहाँ कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6 बचे। तो सबसे पहले यदि 2 बचता है तो हम क्या लिखेंगे? sp, फिर sp2, फिर sp3, sp3d, उसके बाद sp_d2, ऐसे चलता रहता है ना। जहां पे आप देखोगे तो ये किसके लिए होगा? 2 के लिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है? 6 बचा है। क्या बचा है? 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? sp3d2। एक तो ये तरीका है संकरण निकालने का। दूसरा एक तरीका ये भी है जिसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लें, है ना। इसके वैलेंसी को देखें तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8, ये 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो फ्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो फ्लोरीन के साथ 4 क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर। क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर।
अब 4 तो ये फ्लोरीन के साथ कर लिया, ये 4 फ्लोरीन के साथ कर लिया, तो बचे इसके पास कितना 4, जो अकेला रहेगा। अब इस अकेले को 2-2 पेयर में रख देते हैं, तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएंगे 2, तो आप बोलेंगे सर 2, तो 4 2 कितना हो गया 6। अब 6 वाला ऑप्शन ढूंढना है, देखो 6 मतलब क्या हो जाएगा sp3d2, 6 मतलब क्या हो जाना sp3d2, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए सिर्फ संकरण निकालने के लिए बोला जाता तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, ऐसे तो वर्ग समतुल्य आ गया तो पहले ही हमें दिख गया आंसर, लेकिन यदि सिर्फ संकरण की बात यदि करता है ये, तो फिर हमें ऐसे ही निकालना पड़ता बच्चे आपको, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के अंतिम क्वेश्चन जो 23/12/2022 को पूछा गया था, उस सेट में टोटल 17 क्वेश्चंस आपका साइंस रिलेटेड था। मैथ वाले सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो 17 क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, साइंस का मिलेगा। क्लियर है। 17 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। क्या छोड़ दूं इस सवाल को, क्या आप कमेंट सेक्शन में दोगे क्या है? चलो आंसर मैं बता देता हूं, क्या होगा शुक्र। शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है, शुक्र को और क्या क्या कह के हम लोग बुलाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ साइंस के बेहतरीन सवालों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको लेकर और बेहतरीन अप्रोच के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो और बहुत सारा लाइक करिए, है ना, आपके लाइक से हम लोग और ज्यादा प्रेरित होंगे और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए ला के रखेंगे। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।